हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ +1 क्लास का, जो आईसीएसई बोर्ड का है। वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, किस तरीके से होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ मीन्स, मैं यहाँ रब कर देता हूँ, ह्यूमन एक्टिविटीज़ मीन्स all those activities which human beings undertake to satisfy human wants। human wants को satisfy करने के लिए इंसान जो भी काम करते हैं उसे human activities कहते हैं। these activities continue throughout the life, पूरी उम्र चलती रहती हैं, because wants are unending, अनलिमिटेड एंड रेकरिंग। जो हमारी वांट्स हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती, लगातार चलती रहती हैं। और रेकरिंग है, एक वांट ख़त्म हुई दूसरी शुरू होगी। सम ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस डायरेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ करने से हमें पैसा कमाने को भी मिलता है, जिसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। एंड सम प्रोड्यूस ओनली मेंटल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। कई ह्यूमन एक्टिविटी ऐसी हैं, जैसे रिलीजियस एक्टिविटीज़। ऐसी एक्टिविटीज़ करने से हमें सिर्फ मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलती है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलती है, और सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि मिलती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच कैन बी अंडरटेकन ओनली बाय ह्यूमन बींग्स, मेन, विमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड एज, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ह्यूमन एक्टिविटीज सिर्फ इंसान करते हैं, कोई जानवर या एनिमल्स वो एक्टिविटीज नहीं कर सकते। तो वही एक्टिविटीज ह्यूमन एक्टिविटीज मानी जाएंगी जो इंसान करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स ह्यूमन एक्टिविटीज में ह्यूमन एफर्ट्स इन्वॉल्व हमेशा होते हैं। जब भी आप कोई काम करते हो तो कोई एफर्ट तो मारते ही हो ना। ह्यूमन एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन एक्टिविटीज ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए होती हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन एक्टिविटीज कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। हमारी पूरी जिंदगी चलती रहती हैं जब तक हम मरते नहीं हैं, क्योंकि कोई ना कोई काम तो करेंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव अ वेरी वाइड रेंज। ह्यूमन एक्टिविटीज का बहुत ज्यादा वाइड रेंज है, क्योंकि इसमें सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आ गई, ऑलमोस्ट सारे काम आ गए। ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बोथ फॉर अर्निंग मनी, जिसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं, और एज वेल एज फॉर ऑब्टेनिंग पर्सनल सेटिस्फैक्शन। आप कोई स्पोर्ट्स करते हो, वो पैसे कमाने के लिए मान लो नहीं होता, आप प्रोफेशनल नहीं हो, अपने मजे के लिए खेलते हो, या फिर आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाते हो, तो वो तो आपकी मेंटल सेटिस्फैक्शन या पीस के लिए है ना। तो हर एक एक्टिविटी कमाने के लिए नहीं होती, इसमें कमाने वाली एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी आ जाती हैं और पर्सनल सेटिस्फैक्शन की एक्टिविटीज भी आ जाती हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ ह्यूमन एक्टिविटीज़ का सेकंड पार्ट, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ कितने टाइप की होती हैं? एक तो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो सिंपल वर्ड्स में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम इकोनॉमिक मोटिव्स, बेसिकली पैसा कमाने के लिए करते हैं। तो इसको सिंपल इंग्लिश में चलिए शुरू करते हैं। ऑल दोज एक्टिविटीज़ which are undertaken to earn living and thereby satisfying human wants। लिविंग अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। द मेन मोटिव ऑफ दीज एक्टिविटीज इज टू अर्न इनकम एंड वेल्थ। मेन मकसद क्या होता है? पैसा कमाना, दौलत जमा करना। ठीक है। दीज एक्टिविटीज इंक्लूड्स वाइड रेंज ऑफ वेराइटीज, मतलब वाइड वेराइटीज होती हैं इस टाइप की एक्टिविटीज में, जैसे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। कोई भी काम आप पैसे के लिए करते हो तो उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं, मगर इलीगल एक्टिविटीज इसमें इंक्लूड नहीं करनी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है इकोनॉमिक मोटिव। जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है? अर्न मनी और एक्वायर वेल्थ। एक ही बात है, पैसे कमाना। नेक्स्ट है मेन मोटिव इज इकोनॉमिक गेन, कि पैसे का गेन हो जाए। तो दीज आर परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बींग्स फॉर अर्निंग लाइवलीहुड। ये बेसिकली पैसा कमाने के लिए हम एक्टिविटीज करते हैं, अपनी लाइवलीहुड, रोटी कपड़ा मकान के लिए ये एक्टिविटीज करते हैं, इसीलिए इनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्टिव। इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्शन कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कोई ना कोई काम करेंगे तो ये प्रोडक्टिव होगा। ये काम प्रोडक्टिव होगा, मतलब कोई ना कोई काम होगा, ऐसे नहीं कि बेले बैठे हुए पैसे आगे। डायरेक्टली रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ वेल्थ। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ये डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं क्रिएशन ऑफ वेल्थ, क्योंकि जितनी अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करेंगे उतना पैसा कमाएंगे, उतना आपका वेल्थ जनरेट होगी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मेक यूज़ ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। विदाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेज इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो सकती। जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, मशीन या कोई ऐसा काम, वो इकोनॉमिक रिसोर्स ही हो गया ना, उसी को इस्तेमाल करके आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट हो गया रैशनल यूज़। इट इंक्लूड्स ऑप्टिमम एलोकेशन, मतलब फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज टू ऑब्टेन मैक्सिमम आउटपुट।
आउटपुट को, अपने काम को मैक्सिमम बढ़ाने के लिए आप स्केर्स रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हो। वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी कैन बी मैक्सिमाइज व्हेन बेस्ट पॉसिबल यूज होगा स्केर्स रिसोर्सेज का। जैसे जो भी हमारे कंट्री में रिसोर्सेज हैं, जैसे जंगल, पहाड़, झरने, कोयला, जो भी चीज़ें हैं, उनकी जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं उनकी फुलर यूटिलाइजेशन करेंगे, रैशनल यूज करेंगे, तभी इकोनॉमिक एक्टिविटी या वेलफेयर बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिजल्ट्स इन द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी से लोगों को जॉब्स वगैरह मिलती हैं। ऑल्सो द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स विच एनहेंस द इकोनॉमिक ग्रोथ। वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे जिससे लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी और उनकी ग्रोथ होगी, कंट्री की भी ग्रोथ होगी इसी बहाने, क्योंकि जॉब्स जनरेट हो रही हैं। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, क्योंकि लोग काम करेंगे, जॉब करेंगे तो कुछ ना कुछ कमाएंगे और उसको खर्च भी करेंगे, तो इससे ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ और लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है। लीगली वैलिड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वी ओनली कंसिडर ऑल दोज एक्टिविटीज या ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच टारगेट इनकम और प्रॉफिट थ्रू लीगल मीन्स। जैसा मैंने पहले बताया था कि सिर्फ लीगल एक्टिविटीज ही इंक्लूडेड है। आप पैसा कमाने के लिए अगर कोई इलीगल काम करते हो तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं मानी जाती। तो इलीगल एक्टिविटीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सोशली डिजायरेबल, इट मीन्स सिर्फ वही इकोनॉमिक एक्टिविटीज मानी जाएंगी जो सोशली डिजायरेबल होंगी, मतलब जो सोसाइटी सैंक्शन करती है कि ये काम करने से सोसाइटी को कोई हार्म नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द एक्सपेक्टेशंस एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। अगर सोसाइटी के नॉर्म्स अलग हैं और आप कोई और ही काम कर रहे हो तो कभी भी आप पे छापा पड़ जाएगा या बंद कर दोगे या फिर सोसाइटी उसको बंद करवा देगी, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं मानी जाती। आई होप आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इसके फीचर्स के बारे में पता लग गया होगा। नेक्स्ट वीडियो आएगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटा सा टॉपिक है। ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज़, वो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई सोशल, रिलीजियस, कल्चरल एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वो सारी एक्टिविटीज़ जो आप अपने सोशल, रिलीजियस या कल्चरल सेंटिमेंट्स के लिए करते हैं और पैसा कमाने के लिए नहीं करते, उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। द मेन मोटिव बिहाइंड दीज एक्टिविटीज़ इज नॉट टू अर्न मनी और जनरेट इकोनॉमिक गेन्स। इन एक्टिविटीज़ के पीछे पैसा कमाना मकसद नहीं होता। पीपल एंगेज इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉर रीजंस लाइक लव, सिंपैथी, रिलीजन और पैट्रियोटिज्म एटसेट्रा एटसेट्रा। लोग इन टाइप की एक्टिविटीज करते हैं ताकि वो लव, सिंपैथी, रिलीजन या पैट्रियोटिज्म, ये सारी चीज़ों को जो उनके दिमाग में चल रही हैं उनको सेटिस्फाई कर सके। बस पैसा कमाने के लिए ये काम नहीं किया जाता। तो सिंपल वर्ड्स में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पैसे के लिए नहीं होती, बल्कि ये एक्टिविटीज़ किस काम के लिए होती हैं? ये अपने आप को सेटिस्फैक्शन पहुंचाने के लिए होती हैं और इनका मोटिव पैसा कमाना नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी बुजुर्ग को रोड क्रॉस करा दी, अगर आप कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जाके प्रेयर्स वगैरह कर रहे हो तो आपकी पीस के लिए ना, पैसा कमाने के लिए थोड़ी ना। मगर आजकल लोगों ने क्या पकड़ लिया, रब से पैसे मांगते हैं कि भाई मैं इतना कमा लूँ उतना कमा लूँ, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन नॉट टू अर्न मनी, ओनली फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो आएगी इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक लेके आया हूँ, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज या इकोनॉमिक एक्टिविटीज वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहला मैंने हेडिंग बनाई है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और साइड पे बनाई है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो सबसे पहले, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज टू अर्न मनी और एक्वायर वेल्थ। पैसा कमाना मेन मकसद है। इसमें मेन मकसद इज नॉट टू अर्न मनी बट टू ऑब्टेन पर्सनल, सेंटिमेंटल और इमोशनल सेटिस्फैक्शन। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के काम आप अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करते हो, पैसे के लिए नहीं करते। तो जब भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको इनकम मिलेंगे या इकोनॉमिक गेन्स होंगे। दूसरी तरफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आप कोई इनकम या इकोनॉमिक गेन एक्सपेक्ट नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट, रिजल्ट्स कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर आपने कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की, अच्छी की या बुरी की, उसका रिजल्ट क्या होगा? जितना पैसा आपने कमाया, ज्यादा पैसा कमाया तो अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कम पैसा कमाया तो नहीं है। दूसरी तरफ रिजल्ट्स कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इसमें हम मनी की टर्म्स में रिजल्ट्स को मेजर ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको तो पीस ऑफ माइंड मिला है ये काम करके। गाइडेड बाय रैशनल कंसिडरेशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें हम क्या करते हैं? कॉस्ट और बेनिफिट देखते हैं कि हमारा खर्चा कितना हुआ, कॉस्ट कितनी हुई इस चीज़ की, और हमें फायदा कितना हुआ, बेनिफिट कितना हुआ, जो भी उसका बीच वाला प्रॉफिट है वो देखेंगे। ऑन द अदर हैंड, दे आर गाइडेड बाय सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस विदाउट रिगार्डिंग द गेन और सेक्रीफाइस।
तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम अपना फ़ायदा नुकसान नहीं देखते, सिर्फ सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस की जो हैं वो कदर करते हैं। इट इन्वॉल्व्स प्रॉपर एलोकेशन एंड ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है हम उसमें फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो स्केर्स हैं। दूसरी तरफ ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इज़ नॉट एसेंशियल। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप अपना फुलर यूटिलाइजेशन करो ना करो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहती हैं कि पैसा आप अपने लिए जोड़ो और अपना खाओ पियो, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओ। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाती है डोनेशन कर दी। मान लो आपने डोनेशन कर दी, वो आपको थोड़े ना बेनिफिट कर रही है, वो तो जहाँ डोनेशन की है उन्हीं को बेनिफिट कर रही है। तो इसमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती। नेक्स्ट है, इसकी एग्जाम्पल है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और दूसरे की एग्जाम्पल है नॉन इकोनॉमिक की रिलीजियस, सोशल, कल्चरल, फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज एटसेट्रा एटसेट्रा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लेके आऊँ। देर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस पार्ट को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम टू अर्न प्रॉफिट। इसमें वो सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं जिसमें आप प्रोडक्शन करते हो, माल को बनाते हो, या एक्सचेंज करते हो। एक्सचेंज मतलब सेल एंड परचेज ऑफ गुड या सर्विस, और मेन मकसद क्या है, अर्न प्रॉफिट। द पर्सन्स हु एंगेज इन बिजनेस आर कॉल्ड बिजनेसमैन। जो भी लोग बिजनेस करते हैं उनको बिजनेसमैन कहा जाता है। तो बिजनेसमैन क्या करते हैं, बिजनेसमैन क्रिएट्स वेरियस टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज बाय मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेसमैन यूटिलिटी क्रिएट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज बना के, और उनको वैल्यूएबल एंड यूजफुल चीज़ें बनाते हैं कंज्यूमर्स के लिए। व्हेन रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स इट क्रिएट्स यूटिलिटी। किसी भी रॉ मटेरियल को, जैसे व्हीट ग्रेन्स हैं, व्हीट है, उसको हम कन्वर्ट कर दें आटे में, आटे से ब्रेड बना दें, तो ये भी प्रोडक्शन प्रोसेसेस ही हैं, इससे यूटिलिटी क्रिएट होती है। तो ये सारी यूटिलिटी क्रिएट करने का काम किसका है, बिजनेसमैन का। तो ये था आज का बिजनेस का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक लेके आया हूँ कॉमर्स का, जिसका नाम है प्रोफेशन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। प्रोफेशन क्या मतलब है इसका। इट मीन्स एन ऑक्यूपेशन which involves application of specialized knowledge and skills to earn living। बेसिकली प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन होता है जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स चाहिए होती हैं एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, और ये आम इंसान नहीं कर सकता। जो स्किलफुल और जिन्होंने पर्टिकुलर कोर्सेज किए होते हैं सिर्फ वही कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉयर्स, एडवोकेट्स, वही बन सकता है, या ये वही सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, प्रोफेशनल सर्विसेज, जिसने लॉ की डिग्री ली हो। जिसने MBBS वगैरह की हुई है, डॉक्टर, सिर्फ वही बन सकता है, ठीक है ना। द पर्सन्स हु आर एंगेज इन प्रोफेशन आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स। दे प्रोवाइड देयर पर्सनल सर्विसेज ऑफ द स्पेशलाइज्ड नेचर टू देयर क्लाइंट्स। अपने क्लाइंट्स को स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन प्रोफेशनल एजुकेशन। जो भी उनकी सर्विसेज हैं वो प्रोफेशनल एजुकेशन पे बेस्ड हैं। हर कोई ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता, सिर्फ वही लोग जिन्होंने एजुकेशनल प्रॉपर प्रोफेशनल एजुकेशन, ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस लिया है, सिर्फ वो ही ये काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया डॉक्टर, टीचर्स, लॉयर्स या CA वगैरह वगैरह, इन्होंने प्रोफेशनल डिग्री हासिल की है और इनकी काम करने में, अपने फील्ड में इनकी एक्सपर्टीज़ है। तो और कोई लॉयर थोड़ी ना बन सकता है कोई और कोर्स करके। जिसने लॉ की डिग्री ली है वही कर सकता है ना, ठीक है। मैं लॉयर भी हूँ, इसलिए मैं लॉ की एग्जाम्पल देता रहता हूँ बीच में, ठीक है। तो फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, जो भी प्रोफेशन है उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी खासियत क्या है, ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, जना खना वो काम नहीं कर सकता, सिर्फ स्पेशलाइज्ड बंदा ही ये काम कर सकता है। स्पेशलाइज्ड एंड सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। प्रोफेशनल्स आर रिक्वायर्ड टू एक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज, वो डिग्री हासिल करेंगे तभी ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। जना खना ये काम नहीं कर सकता, वही वाली बात। एंट्री टू अ प्रोफेशन इज अलाउड ओनली टू दोज who have completed the prescribed education and have passed the specialized examination। जिन्होंने एग्जामिनेशन पास किया, डिग्री हासिल किया और स्पेशलाइज कोर्स किया, सिर्फ वही वो पर्टिकुलर काम कर सकते हैं। थर्ड आ जाता है फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। टू एक्वायर प्रोफेशनल स्किल्स वन मस्ट एक्वायर प्रोफेशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस लाइक MBBS, CA, LLB अगर करेंगे तभी तो ये प्रोफेशनल काम कर सकते हैं ना। प्रोफेशनल ट्रेनिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। डिग्री लेने के बाद ट्रेनिंग करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिग्री में थ्योरेटिकल है और प्रैक्टिकल जो है कुछ और है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने LLB, LLM की थी, थ्योरेटिकली तो मैंने अच्छे खासे नंबर ले लिए, मगर जब मैं कोर्ट में गया और काम करने लगा तो प्रैक्टिकली तो कुछ और ही था, तो मेरी वहाँ हवाइयाँ उड़ गई। तो प्रैक्टिकल जो है वो
थोड़ा सा थ्योरी से डिफरेंट होता है, तो आपको ट्रेनिंग लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन मतलब जो भी आपने कोई डिग्री ली है वो किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन के थ्रू आपको मान्यता होनी चाहिए, ठीक है। कैसे, वो मैं अभी समझाता हूँ। A professional association is a statutory body and its membership is essential. For example, अगर आपने प्रैक्टिस करनी है लॉ, तो फिर आपको क्या चाहिए, आपको बार काउंसिल से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। दिस एसोसिएशन रेगुलेट्स एंट्री इन द प्रोफेशन, ग्रांट्स सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ये एसोसिएशन आपको प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट देती है और प्रोफेशन करने के लिए रूल्स रेगुलेशंस वगैरह बनाती है। फॉर्मुलेट्स एंड एनफोर्सेस द कोड ऑफ कंडक्ट, वही रूल्स रेगुलेशन। दैट इज जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो लॉयर्स हैं उनके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए सर्टिफिकेट देती हैं और रूल्स रेगुलेशंस बनाती हैं इन चीज़ों के लिए, मतलब इन सर्विसेज के लिए। सर्विस मोटिव, बेसिकली प्रोफेशनल्स का मेन मकसद क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड करना। मोर एम्फेसिस ऑन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स रेदर देन इकोनॉमिक गेन। इकोनॉमिक गेन की तो बाद में सोचते हैं, वो तो होना ही होना है, मगर सर्विसेज पे ज़्यादा फोकस रहता है। द मेन फोकस इज टू प्रोवाइड गुड सर्विसेज सो दैट द क्लाइंट्स मे नॉट शिफ्ट टू अदर प्रोफेशनल्स। जो भी डॉक्टर, टीचर, लॉयर वगैरह जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने क्लाइंट्स को अच्छी से अच्छी सर्विसेज दें ताकि वो हमारे से भाग के किसी और के पास ना चले जाएं। नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट में आ जाता है कि द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ प्रोफेशनल आर रेगुलेटेड बाय अ फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट। जो भी प्रोफेशनल है उसका जो काम करने का तरीका है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो स्टैट्यूटरी बॉडीज डिसाइड करती हैं और उसी तरीके से काम करना पड़ता है। सच कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोफेशनल एसोसिएशंस ऑफ विच ही और शी इज अ मेंबर। जो भी प्रोफेशनल बंदा है, जिस स्टैट्यूटरी बॉडी का मेंबर है, वो बताएंगे कि इसको काम करने का तरीका क्या है और इसको कैसे कैसे काम किया जाता है। आई होप ये प्रोफेशन और फीचर्स ऑफ प्रोफेशन आपको समझ आ गए होंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ कॉमर्स का, जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सिंपल वर्ड्स में एम्प्लॉयमेंट होता है जब आप किसी के अंडर काम करते हैं तनख्वाह के लिए, और जो भी वो काम कहता है आपका एम्प्लॉयर, वो आप करते हैं, उसे हम कहते हैं, जो भी मतलब लीगल एक्टिविटीज़, नॉट इलीगल एक्टिविटीज़, उसे हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इंक्लूड्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच पीपल वर्क फॉर अदर, दूसरों के लिए, इन एक्सचेंज ऑफ सम रिम्यूनरेशन, मतलब उसके बदले उनको क्या मिलती है, रिम्यूनरेशन मतलब तनख्वाहें मिलती हैं। द पर्सन्स हु वर्क फॉर अदर्स आर कॉल्ड एम्प्लॉयज। जो दूसरों के लिए काम करते हैं उन्हें एम्प्लॉयज कहते हैं। द पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस हु एंगेज अदर्स टू वर्क फॉर देम आर कॉल्ड एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स वो होते हैं जो नौकरी दे रहे हैं, और एम्प्लॉयज वो होते हैं जो उनके अंडर काम कर रहे हैं। द रिम्यूनरेशन बाय एन एम्प्लॉयर ऑफ हिज एम्प्लॉय इज ऑल्सो कॉल्ड वेजेस एंड सैलरीज। जो भी तनख्वाह वगैरह, रिम्यूनरेशन मतलब तनख्वाह वगैरह होगी, वो उसको प्रोवाइड की जाएगी। द एम्प्लॉय परफॉर्म्स द वर्क असाइंड टू हिम बाय एम्प्लॉयर एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो भी एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स हुई है जब उसको नौकरी मिली थी, तो वही काम करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर वाले के साथ आप चपरासी का काम या पीएन का काम कराओ, ऐसा नहीं होता। देर इज एन ओरल और रिटन एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, और उसी हिसाब से वो काम करेंगे। एम्प्लॉय एक्ट्स अंडर द गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ हिज एम्प्लॉयर। वो अपने एम्प्लॉयर के अंडर काम करेगा, ठीक है। तो एम्प्लॉय जो भी है, जो भी एम्प्लॉयर कहता है वही करना पड़ेगा, मगर जो भी का मतलब ये नहीं है कि अपनी जॉब से हटके कुछ और करना, ठीक है। नेक्स्ट है फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या है, इन एम्प्लॉयमेंट एन एम्प्लॉय वर्क्स फॉर अ पर्सन कॉल्ड एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय किसके लिए काम करता है, एम्प्लॉयर के लिए। एम्प्लॉय प्रोवाइड्स अपनी पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, देयर इज अ सर्विस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिटर्न भी, ओरल भी हो सकता है, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखी होती हैं। एम्प्लॉय हैज़ टू ओबे द ऑर्डर ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के जितने भी लीगल ऑर्डर्स हैं उनको तो पूरा करना उसका हक है, मतलब तनख्वाह इसी बात की तो मिलती है। नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट तो चाहिए नहीं, एम्प्लॉय को कुछ नहीं खर्चना। एम्प्लॉय को तो एम्प्लॉयर के ऑफिस में जाके काम करना है, तो उसका तो 1 रुपया भी नहीं लगना, ठीक है ना। एम्प्लॉय गेट्स वेज एंड सैलरीज फॉर हिज और हर सर्विस। अपनी सर्विस के लिए, अपने वहाँ काम करने के लिए उसे वेजेस एंड सैलरीज, जिसको रिम्यूनरेशन भी कहा जाता है, मिलती हैं। तो ये था आज का टॉपिक। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक लेके आया हूँ, बिजनेस वर्सेस प्रोफेशन वर्सेस एम्प्लॉयमेंट। इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले मैंने बिजनेस की हेडिंग बनाई है, फिर प्रोफेशन की, एंड फिर एम्प्लॉयमेंट की। तो चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। प्रोफेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना ताकि वो पैसे कमा सके इकोनॉमिक गेन के लिए। एम्प्लॉयमेंट का मेन मकसद क्या होता है, वेजेस एंड सैलरीज कमाना।
सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, नो क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड। बिजनेस करने के लिए चाहे आप अनपढ़ हो तब भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। प्रोफेशन के लिए क्या होती है, मिनिमम क्वालिफिकेशंस होती हैं, जैसे मतलब एमबीबीएस, डॉक्टरी करनी है तो एमबीबीएस चाहिए, अगर लॉ प्रैक्टिस करनी है तो एलएलबी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं। और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी क्वालिफिकेशंस होती हैं वो जॉब के हिसाब से होती हैं। अगर एम्प्लॉयर को इंजीनियर चाहिए तो आपको इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, अगर उसको कंप्यूटर वाला चाहिए तो आपको बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिग्री चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए वो कौन बताता है, वो बताता है हमारा एम्प्लॉयर। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया, नेचर ऑफ वर्क अंडर बिजनेस आर प्रोडक्शन, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में बेसिकली गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं या सेल एंड परचेज किए जाते हैं, और प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो अपनी पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड करना मेन मकसद है। और जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयमेंट है, उसके अंदर वर्क असाइंड बाय द एम्प्लॉयर, जो भी एम्प्लॉयर ने काम दिया है वो एम्प्लॉय को करना ही पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट के अंडर। तो बिजनेसमैन में क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट, अ बिजनेसमैन वर्क्स फॉर हिमसेल्फ एंड ही इज हिज ओन मास्टर। वो अपने लिए काम करता है, जो भी प्रॉफिट हुआ उसका अपनी मनमर्जी से काम करता है। अ प्रोफेशनल वर्क्स अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब्ड बाय प्रोफेशनल बॉडीज। अगर जो प्रोफेशनल है, डॉक्टर, लॉयर है वगैरह वगैरह, उसने जो काम करना है ना, जो भी उसकी स्टैट्यूटरी बॉडी ने कोड ऑफ कंडक्ट लाया है, जो भी रूल्स रेगुलेशन है, उसी के हिसाब से काम करना है। और जो एम्प्लॉई है एम्प्लॉयमेंट के अंडर, वो काम करेगा जैसे उसका एम्प्लॉयर कहेगा। जो भी एम्प्लॉयर की इंस्ट्रक्शंस या बॉस की इंस्ट्रक्शंस होगी वही उसे फॉलो करनी पड़ेंगी। फिर बिजनेसमैन किस लिए काम करता है, प्रॉफिट के लिए। रिवार्ड फॉर बिजनेस इज प्रॉफिट विच इज अनसर्टेन एंड वेरिएबल। प्रॉफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कभी ज्यादा कभी कम। रिवार्ड फॉर प्रोफेशनल इज फी विच इज सर्टेन एंड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होती है, ज्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो, और फीस तो मिलनी मिलनी है अगर आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। रिवॉर्ड इज वेजेस एंड सैलरीज विच इज रेगुलर एंड फिक्स्ड। जो सैलरी है वो तो देनी देनी है, चाहे उससे काम कराओ चाहे उससे काम ना कराओ। बिजनेस में क्या है, हाई रिस्क फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, मतलब शुरुआत से लेकर एंड तक बिजनेस काफी रिस्की रहता है। ठीक है, क्योंकि माल बने नहीं बने, गवर्नमेंट हर तीसरे दिन कोई टैक्स ले आए, रूल्स रेगुलेशन चेंज कर दे, तो थोड़ा रिस्की है। जो सर्विसेज हैं उसमें जो रिस्क है वो नेग्लिजिबल है, रिस्क है ही नहीं। अगर आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो आपको पैसा मिलेगा। जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयमेंट है, उसमें तो कोई रिस्क ही नहीं है, अपना पैसा भी इन्वॉल्व नहीं है, आपने तो किसी और के ऑफिस में जाके काम करना है, तो उसमें रिस्क ना के बराबर है। नेक्स्ट आ जाता है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड। अगर आपने बिजनेस शुरू करना है तो बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, बड़ा बिजनेस खोलना है तो ज्यादा पैसा चाहिए, एंड वाइस वर्सा। ऑन द अदर हैंड, लिमिटेड कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू सेट अप ऑफिस। अगर आप प्रोफेशनल हो, अपना मेडिकल के लिए कोई छोटी मोटी दुकान खोलनी है, हॉस्पिटल खोलना है, तो ऑब्वियसली ज्यादा पैसा चाहिए। अगर अपना कोई प्रोफेशनल ऑफिस खोलना है या लॉयर ने अपना ऑफिस खोलना है तो कम कैपिटल रिक्वायरमेंट है। ऑन द अदर हैंड, एम्प्लॉयमेंट के लिए तो कोई पैसा चाहिए नहीं, क्योंकि आपने तो करना ही कहीं और जाके काम है, किसी और के ऑफिस में। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट इज यूजुअली नेसेसरी। एडवर्टीजमेंट बहुत जरूरी होती है बिजनेस को फैलाने के लिए। तो एडवर्टीजमेंट इज प्रोहिबिटेड बाय द प्रोफेशनल बॉडीज। प्रोफेशनल बॉडीज जो हैं वो एडवर्टीजमेंट को देने में मतलब इतना ज्यादा रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपने किसी डॉक्टर की टीवी पे मशहूरी नहीं आते हुए देखी होगी, या लॉयर की मशहूरी टीवी पे आते हुए नहीं देखी होगी, क्योंकि प्रोफेशनल एसोसिएशंस बार्ड करती हैं कि भाई आप ऐसे काम नहीं करोगे। नो एडवर्टीजमेंट इज नीडेड एट ऑल। जॉब्स के लिए तो एम्प्लॉयमेंट में तो कोई एडवर्टीजमेंट देने की जरूरत नहीं है, एम्प्लॉयर आपको बता रहा है ये काम करो, आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस इज द ओनली क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी। अगर आपने बिजनेस की एफिशिएंसी देखनी है तो वो इसी से पता लगेगी कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया। और अगर आपने प्रोफेशनल बंदा है उसकी एफिशिएंसी देखनी है तो उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस जो उसने क्लाइंट को प्रोवाइड की उसी से पता लगेगा। और अगर आपने एम्प्लॉयमेंट की देखनी है एफिशिएंसी, वो उसकी प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क जो उसने काम किया है उससे पता लगेगा। तो जितनी अच्छी क्वालिटी का काम करता है वो एम्प्लॉयमेंट की एफिशिएंसी उसी से नापी जा सकती है। नेक्स्ट आ जाता है, बिजनेस इज रेगुलेटेड बाय बिजनेस लॉज। बिजनेस जो है वो बिजनेस लॉज के अंडर, बिजनेस लॉ के हिसाब से ही जो है बिजनेसेस फैलाने पड़ते हैं और काम करना पड़ता है। इट इज गवर्न्ड बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन जो होता है वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से होता है, उसके रूल्स रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो प्रोफेशनल बॉडीज लेके आती हैं और टाइम टू टाइम चेंज करती रहती हैं। एम्प्लॉयमेंट जो है वो जो भी गाइडलाइंस एम्प्लॉयमेंट की या रूल्स रेगुलेशंस या जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से चलता है। नेक्स्ट, ओनरशिप ऑफ बिजनेस कैन बी ट्रांसफर्ड। बिजनेस का जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, मैं किसी बिजनेस का मालिक हूं, मैं किसी और को बिजनेस बेच सकता हूं, बट ट्रांसफर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट पॉसिबल। मैं डॉक्टर हूं, टीचर हूं, लॉयर हूं, मैं अपनी क्या कहते हैं लॉ की डिग्री या एडवोकेसी किसी और को बेच तो नहीं ना सकता, वो उसको खुद ही लेनी पड़ेगी डिग्री पढ़ के। एमबीबीएस के डॉक्टर अपनी डिग्री बेच तो नहीं ना सकते।
नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। आप अपनी जॉब किसी और को थोड़ा ना बेच सकते हो, आपको तो खुद नौकरी मिली है, तो ये तो एम्प्लॉयर की मर्जी है, वो किसी को भी रखे, आप अपनी नौकरी बेच नहीं सकते किसी को। समझ गए बात? तो ये टॉपिक था कॉमर्स का फर्स्ट टॉपिक, +1 क्लास का, ICSE बोर्ड का। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर समझ आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।